तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तीनों सेक्टर के उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है। तीनों सेक्टर में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे उत्पादन हुआ है, इसका यहाँ पर पूरा व्याख्या दिया गया है। इसके आगे हम चलते हैं तो कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था। जैसे 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था, और क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई। अगला चौथा पॉइंट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या था। तो इन सारे सवालों का जवाब के लिए हमें चलना होगा आगे, यानी राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो टर्शियरी सेक्टर के प्रोडक्शन में क्या वृद्धि हुआ, इसके संदर्भ में हम चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। वर्ष 1973 और 74 तथा 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यदि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि अगर देखा जाए वो तृतीय क्षेत्र में हुआ है। परिणाम ये हुआ कि वर्ष 13-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसी कारण से हमारा भारत पहले कृषि प्रधान देश था, जो कि आज बदल करके सेवा प्रधान हो गया है। आगे इसमें देखते हैं, भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकार उठाती है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चौथा, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना है कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसे रोजगार में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सेवा क्षेत्र में हर इकाई में वृद्धि हो रही है, नहीं। कुछ जो खास सेवा क्षेत्र के हैं उसमें वृद्धि हो रही है, बाकी सब में नहीं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में ज़्यादातर लोग कहाँ नियोजित हैं।
इस नियोजन को आप इस ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं। यहाँ भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि आप जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1972 से 73 एवं 2011 से 12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पॉपुलेशन एम्प्लॉय है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। ये ग्राफ देख करके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आज भी प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देने की क्षमता ज़्यादा है, बट उसका उत्पादन उतना नहीं है। उत्पादन हमें तृतीय क्षेत्र से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर सबसे अधिक कौन दे रहा है? तो प्राथमिक सेक्टर दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभी तक सृजन सही ढंग से नहीं हुआ है। इसी कारण से यद्यपि अगर देखा जाए तो इस अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है। तृतीय क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। नतीजा इसका यह हुआ कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करने को मजबूर हैं, जिसका कि जीडीपी में योगदान केवल एक चौथाई है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी 4 से 5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब चूंकि जो खेत का एक प्लॉट है, उस खेत के प्लॉट में 2 व्यक्ति सफिशियंट है। 2 व्यक्ति अगर उसको ऑन करता है और उसमें सही तरीके से खेती करता है तो वो सफिशियंट है। लेकिन चूंकि कोई विकल्प नहीं है तो उसके घर में, उसके परिवार में 10 व्यक्ति मेंबर हैं, तो वो 10 उसी प्लॉट में लगे हुए हैं। तो क्या 2 व्यक्ति उत्पादन करेगा तो उसमें से 10 मन उगाएगा, और अगर 10 व्यक्ति उत्पादन करेगा तो उसी प्लॉट से 100 मन उगाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। यही मेन कारण है। तो अभी आपको बताया कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि वो अल्प बेरोजगारी के शिकार हैं। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जिसके पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं दिखते हैं, लेकिन रियल में वो निकम्मा है, बेरोजगार हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब होता है। उनको हम बेरोजगारी
का संज्ञा दे सकते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। ये अलग है, इसलिए इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कर सकते हैं, अल्प बेरोजगारी भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं कि उनको कोई काम नहीं है, वो आराम से बैठे हुए हैं, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे। लेकिन ये अगला जो है, यह दिख रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन उसका काम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस खेत से उत्पादन 2 व्यक्ति मिलके भी उतना कर लेंगे जितना ये 10 लगे हुए हैं। 10 लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे ही हम अनएम्प्लॉयमेंट में ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि एक भूमिपति सुखराम वहाँ आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः आप 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो 2 लोग गए वो दूसरे जगह काम करेंगे और दूसरे जगह से काम करके जो अर्न करके लाएंगे, तो वो आपका एडिशनल इनकम कहा जाएगा। 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा करके उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगारों से कृषि पर किसी भी तरह का उत्पादन घटने के आसार नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उतने लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। ये कौन है? ये आपको हो गए प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाले। अन्य लोग सुविधाजनक विषम काम करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं ढूंढ पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर सेवा उपलब्ध नहीं है।